फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ यह है मेटाबॉलिक चेंजेस इन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसमें अब इसके पहले वीडियो में हमने डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ और सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है मेटाबॉलिक चेंजेस इन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज्ड ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस और इंक्रीज हो जाती है लाइपोलिसिस या कीटो एसिडोसिस। इसमें देखिए कह रहे हैं कि जैसे डायबिटीज़ है क्या, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ है मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम होती है, या मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। इसी तरीके से ये ग्लूकोनी ग्लाइकोसूरिया होगा। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में ग्लूकोज का सिक्रीशन होना। पॉलीयूरिया का मतलब यूरिन का बार बार पास होना। पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास बार बार लगना। और हो जाता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी ग्लाइकोजन की लिसिस होने लगती है, ग्लाइकोजन टूटने लगता है और क्या बनने लगता है, ग्लूकोज बनने लगता है। और साथ ही साथ ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का बनना अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, यानी जो प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल हैं उनको वो भी टूट के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने लगेंगे, इसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। फिर देखिए इंक्रीज हो जाएगा लाइपोलिसिस और कीटो एसिडोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए इंक्रीज हो जाएगा लाइपोलिसिस का मतलब क्या है कि जो लिपिड हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी लिसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी लिपिड्स टूटने लगेंगे और जिससे क्या हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसमें देखिए ये एक कंबाइंड चार्ट है जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि जब अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कैटाबॉलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम होने लगती है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए इसमें जैसे लैक ऑफ इंसुलिन है। सबसे पहले हमारे पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल ने इंसुलिन का सिक्रेशन बंद कर दिया या कम कर दिया, तो हुआ क्या, लैक ऑफ इंसुलिन हुआ। अब लैक ऑफ इंसुलिन के बाद देखिए डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज यूज़, यानी हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज का यूज़ कर नहीं पाएगी क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो हो क्या जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया यानी हाइपर ग्लाइसीमिया। अब जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही हमारी बॉडी में जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिज़ायरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा अंदर का जो बैलेंस, हमारी जो पैथोलॉजी है वो क्या कहने लगेगी कि ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करिए। अदरवाइज क्या होता है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सकते हैं, जिससे हैमरेज, कोमा, इन सब की कंडीशन हो सकती है। तो अब बॉडी क्या इंडिकेट करेगी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है, इसको कम करिए, चाहे भले ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमको यूरिन से बाहर करना पड़े, यूरिन के थ्रू बाहर करना पड़े, लेकिन हमको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाहर करना है बॉडी से, है ना। तो इन जनरल यूरिन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का सिक्रेशन नहीं होता है, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिज़ायरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज का लेवल दिखने लगेगा, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अब देखिए ग्लाइकोसूरिया होगा और बार बार क्या होगा कि बार बार हमारी बॉडी इंडिकेट करेगी यूरिन पास करने के लिए, बार बार हमको सिग्नल होगा यूरिनेशन के लिए, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाहर हो सके। तो इससे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम हो गई, यानी बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो गई, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हीमो कंसनट्रेशन हो जाएगा, यानी जो हमारे ब्लड है वो कंसनट्रेटेड होने लगेगा, जिससे क्या होगा, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा। पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर होगा और हाइपोटेंशन की कंडीशन, यानी जो हमारा बीपी है वो लो हो जाएगा, जिसे रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, एन्यूरिया की कंडीशन होगी और कोमा एंड डेथ की कंडीशन हो जाएगी। अब ये मैंने किसकी बात बताई, सिंपल ब्लड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं या इंसुलिन की कमी से जो जो चेंजेस हुए वो मैंने बताए। अब साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर लैक ऑफ इंसुलिन हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, ग्लूकोज का यूज़ अगर डिक्रीज हो गया तो इससे होगा क्या, लीवर एंड मसल्स जो होंगे उनमें ग्लाइकोजेनोलिसिस होने लगेगी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे
कि क्या है कि इंसुलिन आया नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, लेकिन ग्लूकोज का यूज़ क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ऐसे में हमारी जो बॉडी है वो सिग्नल करेगी हमारे ब्रेन को कि लीवर और मसल्स के पास जो भी मटेरियल हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल पड़े हुए हैं, चाहे वो फैट हो चाहे वो प्रोटीन हो, बेसिकली फ़ैट की बात हम करेंगे, उसको गलाए, उसको यूज़ करें, उसका ब्रेक डाउन करें और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फ्री करें। तो एक तो क्या हुआ कि लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजेनोलिसिस शुरू हो गई, यानी लीवर में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर था या मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर था वहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फ्री होने लगे। लाइपोलिसिस होने लगी, यानी जो फैट था, जो लिपिड्स थे, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया और उससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या उससे जो मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस है वो फ्री होने लगे। अब देखिए लाइपोजेनेसिस कम हो गई, यानी लाइपोलिसिस शुरू हो गई, यानी लिपिड्स का ब्रेकडाउन शुरू हो गया, और लाइपोजेनेसिस जो होती थी यानी लिपिड को स्टोर करने का जो काम था वो भी कम हो गया। लाइपीमिया हो गया, यानी लिपिड का लेवल अगर ब्लड में बढ़ गया तो ये क्या हो गया, लाइपीमिया की कंडीशन हो गई। इससे क्या हो गया, कीटोजेनेसिस हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लिपिड का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो ब्लड में कीटोन बॉडीज़ इकट्ठा होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कीटोजेनेसिस की कंडीशन देखी जाती है। कीटोनीमिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कीटोन अगर ब्लड में इकट्ठा हो गया तो ब्लड में आने लगेगा, ये कीटोनीमिया हो जाएगा। और अब डिज़ायरेबल अमाउंट से और भी ज़्यादा हो गया तो यूरिन में सिक्रीट होने लगेगा, ये कीटोन यूरिया हो गया। और फिर सोडियम लॉस देखने को मिलता है। तो ये सारे चेंजेस होंगे लिपिड के इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही डिक्रीज़ होगा ग्लूकोज का यूज़, अब यहाँ पे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यानी प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया। इससे देखिए अमाइनो एसिडीमिया की कंडीशन देखी जाएगी। जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा तो क्या होगा, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल फ्री होंगे, तो हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाना। फिर देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ भी स्टार्ट हो गई है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए अब जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, अमाइनो एसिड ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूरिनरी नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। यूरिनरी नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस की प्रॉब्लम होगी। इससे देखिए डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम सेल, है ना, क्योंकि बार बार ऑस्मोटिक यूरेसिस है, यूरिन में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास हो रही है, यानी वाटर बॉडी के बाहर जा रहा है, तो लॉस ऑफ पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम और जो सेल से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वैसे भी पोटेशियम जो होता है वो सेल से बाहर हो जाता है। अब देखिए इससे क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेशियम इन यूरिन, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसके बाद देखिए ये सारे एसोसिएट होंगे और ये सब मिलके क्या करेंगे, हीमो कंसंट्रेशन, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर होगा, हाइपोटेंशन होगा, डिक्रीज हो जाएगा रीनल ब्लड फ्लो, एन्यूरिया और कोमा एंड डेथ जैसी कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, ये सारे मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कैटाबॉलिज्म में इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब देखिए डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवा के डायग्नोसिस हो सकती है। इसमें हम बात करते हैं पीपी और पोस्ट प्रैंडियल की, फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल की। फास्टिंग, आप जो फास्टिंग शुगर होती है जनरली खाना खाने के 8 से 9 घंटे बाद जब आप ब्लड शुगर चेक करवाते हैं तो उसको फास्टिंग कहते हैं। इसको जनरली रात में खाना खाने के बाद लोग सुबह खाली पेट चेक करते हैं। और पीपी यानी पोस्ट प्रैंडियल होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल का चेक होना। ग्लूकोसूरिया देखते हैं, ग्लूकोज का यूरिन में प्रेजेंट होना। पेंटोज का यूरिन में प्रेजेंट होना। लैक्टोज का यूरिन में प्रेजेंट होना। और कीटोन्यूरिया, ये सब आप लेबोरेटरी टेस्ट है वहाँ पे टेस्ट करवा के ये सारी चीज़ें पता की जा सकती हैं। और ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। और देखिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी इसको ओजीटी भी कहते हैं। और इसके अलावा HbA1c जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या फिर इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट की। तो देखिए ग्लूकोज टॉलरेंस या फिर इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है टोटल कैलोरी और नॉट इंक्रीज्ड। तो हम जब बात करते हैं डायबिटीज़ की तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि डाइटरी मैनेजमेंट में हमको टोटल कैलोरी नहीं बढ़ाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आ रही हो या फैट से ही आ रही हो, हमें बस ये ध्यान रखना है कि टोटल कैलोरी हमारी जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। इंसुलिन की जो ज़रूरत होती है वो मोर क्लोजली कोरिलेटेड विद टोटल कैलोरी इनटेक देन विद द कार्बोहाइड्रेट लेवल इन द डाइट, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो टोटल कैलोरी है वो नहीं बढ़नी चाहिए, बजाय इसके कि हम कार्बोहाइड्रेट का 100% एलिमिनेशन डाइट से कर दें। ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आप टोटल कैलोरी को बैलेंस कर लीजिए।
देखिए जितने भी रैपिडली एब्जॉर्ब मोनोसेकेराइड होते हैं, जैसे कि स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीटेंड ड्रिंक्स, ये सब हमको क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को सडन से क्या करते हैं, शूट आउट कर देते हैं हमारे ब्लड में, है ना। फिर देखिए हाई प्रोटीन, बेसिकली 20% टोटल कैलोरी का 20% हमको प्रोटीन लेना होता है, जो कि गुड होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है तो इनको 1 to 1.5 ग्राम, ये के नहीं होगा, ये ग्राम होगा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है। अब इसमें देखिए, और टाइप 2 के जो होते हैं इनको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है। फैट का रिक्वायरमेंट डायबिटिक्स में 15 से 25% ऑफ द टोटल कैलोरी होता है, जो कि हमें कोशिश करनी होती है कि हाई हो पूफा में, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। लो फैट डाइट रिड्यूस करती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल को और वीएलडीएल को। डाइट जो होती है वो रिच होनी चाहिए सारे वाइटामिन में, पर्टिकुलरली विटामिन सी और ई में, मिनरल्स में जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, ये भी हम बढ़ाते हैं, और नॉर्मल कैल्शियम जो है वो रिकमेंडेशन होता है यहाँ पे। डाइटरी फाइबर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस को हम यूज़ कर सकते हैं शुगर की जगह पर। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो हम मेंटेन करेंगे डाइट में 60 to 65% ऑफ द टोटल कैलोरी। टोटल कैलोरी का हमको 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट से लेना है। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट हमें यूज़ करना है वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में यूज़ करना है, जैसे कि ब्रेड है, सीरियल्स है, बीन्स है, इन सब के फॉर्म में हमें यूज़ करना है। रैपिड एब्जॉर्ब मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो कि जैसे कि स्वीट है, चॉकलेट्स है, स्वीटेंड ड्रिंक है, इन सबको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। फ्रूट जूसेस अवॉइड करना है और होल फ्रूट्स हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो 20% हमको कैलोरी का प्रोटीन लेना होता है। बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको प्रोटीन हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एसेंशियल अमाइनो एसिड की जो सप्लाई है वो होती है, जिससे कि टिश्यू रिपेयर का काम होता रहे। फैट में देखिए लो फैट डाइट देनी होती है। फैट कंटेंट जो होता है डाइट में वो 15 से 25% ऑफ द टोटल कैलोरी का होना चाहिए, और हाई होना चाहिए किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, यानी पूफा की बात हमने की थी, पूफा और मूफा में हाई होना चाहिए, स्पेशली किसमें, पूफा में। फिर देखिए विटामिन और मिनरल्स की बात अगर हम करते हैं तो ये हेल्पफुल होता है टू ओवरकम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डेफिशिएंसी। अगर एडुकेट अमाउंट में हम मिनरल और वाइटामिन की सप्लाई कर रहे हैं तो ये जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उनको ओवरकम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ डेफिशिएंसी वाइटामिन और मिनरल्स की नहीं होने देता है। देखिए जैसे डाइट जो कि रिच होगी ऑल वाइटामिन में, पर्टिकुलरली किसमें, विटामिन सी में और ई में, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, और स्पेशली मैग्नीशियम और जिंक जो होते हैं उनको भी हमें डाइट में मेंटेन करना ज़रूरी है। मॉडरेट डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सोडियम होता है ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, तो हमें थोड़ा सोडियम का रिस्ट्रिक्शन करना होता है। डाइटरी फाइबर की हम बात करें, क्योंकि डाइटरी फाइबर का रोल ब्लड ग्लूकोज को कम करने में होता है, तो इसमें देखिए जो हाई फाइबर डाइट होती है वो लोअर करती है इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स को, यानी अगर आप ज़्यादा फाइबर वाली डाइट खा रहे हैं तो आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं कम कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है पेरिफेरल टिश्यू इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती भी है साथ ही साथ, यानी जो हाई फाइबर है, अगर फाइबर हम ज़्यादा लेते हैं तो पेरिफेरल टिश्यू की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, डिक्रीज़ करती है सीरम कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड वैल्यू को, ऐड करती है इन वेट कंट्रोल एंड लोअर द बीपी। अब देखिए सॉल्युबल फाइबर्स की हम बात करते हैं। बेसिकली अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने की बात करते हैं ब्लड में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्युबल फाइबर, जैसे कि पेक्टिन होता है, गम्स होता है, हेमीसेल्यूलोज जो कि फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये क्या करेगा, कैसे कम करेगा, ये कैसे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा, ये इंक्रीज़ करता है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को, यानी इंटेस्टाइनल में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन में उसके टाइम को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। गैस्ट्रिक डिले कर देता है गैस्ट्रिक एम्पटी को, यानी हमारा जो गट है वो बहुत जल्दी जो है एम्पटी नहीं हो जाएगा, यानी हमें बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, थोड़ा डिले करता है गैस ये, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो थोड़ा देर में पचते हैं, तो गैस्ट्रिक एम्पटी को डिले करता है और स्लो करता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, और लोअर करता है सीरम ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल को। तो इस तरीके से ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज और
और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करता है। इनसॉल्युबल फाइबर जैसे कि सेलुलोज और लिग्निन होते हैं जो कि वेजिटेबल और ग्रेन्स में पाए जाते हैं। ये डिक्रीज कर देते हैं इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को और इंक्रीज़ कर देते हैं फीकल बल्क को। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम को तो डिक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ ही होगा, इंक्रीज़ कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि फीकल बल्क जो है उसको, फीकल मैटर जो है उसको बल्कनेस प्रोवाइड कर देते हैं, डिले कर देते हैं ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को और स्लो कर देते हैं स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को। तो हाई डाइट इन फाइबर इम्प्रूव ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म विदाउट इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन। तो ये कह रहे हैं कि जो अगर हाई डाइट हम ले रहे हैं जो कि हाई है इन फाइबर में, तो ये इम्प्रूव कर देती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को विदाउट, मतलब बिना इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज किए हुए। मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन अगर नहीं भी हो रहा है लेकिन अगर हम अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि हाई फाइबर डाइट प्रमोट करती है वेट लॉस को और ये इंक्रीज़ करती है सटाइटी वैल्यू को, क्योंकि हमें कैलोरी बैलेंस करना होता है। तो मे बी कि हमें पोर्शन साइज़ कम लेना हो, जो हम डाइट ले रहे हैं वो कम खाएं, लेकिन क्यों, क्योंकि हाई फाइबर है तो ये हमारी सटाइटी वैल्यू को हमें सटाइटी प्रोवाइड करता है। डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पटी को बाय रिलीजिंग सर्टेन गट हार्मोन। फेनुग्रीक सीड जो कि बहुत ही कॉमन है कि अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो मेथी दाने उसको खाने को कहा जाता है। ये क्या होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मेथी दाना खाने से ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई फाइबर पाया जाता है जो कि यूज़फुल होता है डायबिटिक्स के लिए। ये कंटेन करता है म्यूसिलिजिनस फाइबर जो कि टोटल फाइबर टू द एक्सटेंट टू 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, है ना, कि म्यूसिजिलिनस जो फाइबर कंटेन करता है मेथी, वो जितनी हमें ज़रूरत होती है उसकी 20 से 50% रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कंटेन करता है ट्राइगोनलिन। ये एक एल्कलॉइड होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। फेनुग्रीक ऑल्सो लोअर द लेवल ऑफ द सीरम लिपिड के लेवल को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज़ कर सकते हैं ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो कि जिनको ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की या इस तरीके की चीज़ें लेने की, वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज़ कर सकते हैं या लो कैलोरी स्वीटनेस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पॉलीऑल्स। और नॉन कैलोरिक स्वीटनेस भी आते हैं जैसे कि साइक्लामेट, देखिए एसल्फेट और एलिटेम, एस्पर्टेम, सैक्रिन, सुक्रोलोस, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं हम उनको वो फूड अलाउ करते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को अचानक से नहीं बढ़ाते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा, तो उसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। जैसे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे कुछ यहाँ पे फूड्स बताए गए हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60% से कम होता है, जैसे कि पीज़ है, राजमा है, लेंटिन, एप्पल्स, ऑरेंज, मेथी, कर्ड, बार्ले, ओट्स एंड बकव्हीट। ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि शुगर है और स्वीटन बेवरेजेस है ना, यानी कि जो चीनी है या फिर मीठे जो पेय पदार्थ हैं उनको नहीं लेना चाहिए। शुगरी बेवरेजेस आर द वर्स्ट ड्रिंक चॉइस फॉर समवन विद डायबिटीज़, अगर क्योंकि ये अचानक से शूट आउट कर देता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। फिर देखिए ट्रांस फैट अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स आर एक्सट्रीमली अनहेल्दी, यानी बहुत तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, बाहर की चीज़ें जिसमें ट्रांस फैट हो वो नहीं लेना है। वाइट ब्रेड नहीं लेना होता है, राइस नहीं लेना होता है, पास्ता नहीं लेना होता है, फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं लेना होता है, फ्लेवर्ड कॉफ़ी ड्रिंक ये सारी चीज़ें नहीं है, स्वीटन ब्रेकफास्ट सीरियल नहीं लेना है, हनी है, अगावा नेक्टस है या फिर मेपल सिरप नहीं लेना है, और ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी नहीं लेना है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में कुछ ले सकते हैं जैसे कि आलमंड है, वॉलनट है, ये सब लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे काजू है और ये सब चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं डायबिटीज़ के, अगर डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया जाए तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो और ऑर्गन्स पे देखने को मिलने लगता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या इंसुलिन शॉक भी इसको बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस होने लगता है, नेफ्रोपैथी होता है, यानी हमारी जो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसमें प्रॉब्लम या किडनी एक तरीके से ख़राब होने लगती है, रेटिनोपैथी आंखें ख़राब होने लगती हैं, न्यूरोपैथी
ऐसा देखते हैं कि ब्रेन सेल में भी अल्ट्रेशन होता है, और वेस्कुलर डिजीज़ यानी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने डायबिटीज़ और उसमें कैसे हम डाइट लेंगे ये इसकी बात की, और साथ ही साथ क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं इसकी बात भी हमने की है। थैंक यू क्लास।